हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका हम लोग सीडीपी का 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे और अब हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस हैं और विथ एक्सप्लेनेशन है। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग आगे भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस उनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एनवायरनमेंट को सॉल्व करेंगे और प्लस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको भी कवर करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग अग्रवाल एग्ज़ाम कैट की जो कार्ड की जो बुक है उससे देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आएंगे और उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो सबकी वाले की ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले आज हम लोग ये वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो बताइए कौन सी बुद्धि होती है। तो इस पर दिया गया प्रकृतिवादी या फिर अंतर वैयक्तिक। इस पे क्या दिया गया? हाँ, इंटरपर्सनल्स या फिर अंतः वैयक्तिक या फिर स्थानिक, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल। और इस पे दिया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब देखिए बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था गार्डनर ने 1983 में प्रतिपादित किया था और गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धि को बताया था, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल गए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर हो जाएगा गार्डनर। कब दिया? 1983 में दिया। और गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि को बताया था? तो 9 प्रकार की बुद्धि को बताया था। कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। पहला इस पे दिया गया भाषाई बुद्धि, फिर सेकंड दिया गया तार्किक गणितीय बुद्धि, और स्थानिक बुद्धि शारीरिक हो जाएगा, संगीतिक बुद्धि है, और अंत वैयक्तिक बुद्धि, और अंत वैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि, और लास्ट में क्या हो जाएगा? अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। फिर इस पे दिया गया है कि अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो इस पे ऑप्शन दिए गए हैं। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। बताइए कौन कौन सा सही होगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। या फिर लास्ट में दिया गया उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन में दिया गया है उन्हें अपनी जो मातृभाषा है उस पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या है स्टार्टिंग में क्या होते हैं कि उन्हें अब डायरेक्ट इंग्लिश तो बोलने नहीं लगेंगे और हिंदी मीडियम वाले होंगे, बल्कि घर पे अगर हिंदी बोली जाएगी तो हिंदी में बोलेंगे, तो वहाँ पे अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो क्या बच्चे हिचकिचाएंगे और जिससे कि वो स्कूल आने से मना करेंगे। इसीलिए कि पहले की मातृभाषा में कि वहाँ पे जाके वो कम से कम समझें कि क्या कैसे हो रहा है और अच्छा माहौल बन जाएगा तो खुद ही धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है और इस पर दिया गया है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। या अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, बट इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा माइंड भी शार्प करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हम लोग से ही रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों जो जितने छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं के रिलेटेड है क्योंकि छोटी क्लासेस के हैं। तो कोशिश ये करिए कि छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। और इससे पहला ऑप्शन दिया गया जेंडर स्थिरता, जेंडर क्षमता, या फिर जेंडर पक्षपात, या फिर जेंडर सशक्तिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जेंडर पक्षपात, ठीक है।
और इस पे क्या दिया गया है, लैंगिक पक्षपात से अभिप्राय है स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह समानीकरण से जो प्रायः गलत चित्रण के कारण होता है। और उदाहरण के लिए इस पे दिया गया है कि उदाहरण के स्वरूप लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, गुड़ियों लड़कियों को गुड़ियाँ व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, या लैंगिक पक्षपात को दर्शाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग है कि गुड़िया लड़की खेलेंगे, तो जरूरी नहीं है कि लड़कों को भी काफ़ी पसंद होता है ये सब। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिपादित या क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन इस पे दिया गया है, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रितता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अलग खुद का ध्यान भंग करता है। या फिर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे नियमन सुसाधित होता है। और फिर इस लास्ट में दिया गया है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। ठीक है, और इस पे क्या दिया गया है, एक शिक्षिका को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, जो अपने आप से बात करने को बढ़ावा देता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो सवाल पूछने के ऊपर है क्वेश्चन। और पहला इसमें दिया गया, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य पर उनका परीक्षण करना है। और सेकंड में दिया गया, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और दिया गया, वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होता है, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, विद्यार्थियों से प्रश्न से उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना नहीं होता, बल्कि उनकी समझ व उनकी प्रगति का आंकलन करना होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। इस पे दिया गया, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। पहला दिया गया, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना और लचीला पाठ्यक्रम और अन्य स्कूल कैलेंडर और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास और सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें दिया गया, समावेशी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अनुसार से उचित आवास होना तथा इसमें सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सके, यह मुख्य उद्देश्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इस पे ऑप्शन दिया गया है, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, भाषा वैकल्य और गति समन्वय वैकल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। गति समन्वय वैकल्य के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति के हाथ से आंख से तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। और इस पर गुणज वैकल्य के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत गणित की गणना में कठिनाई होती है। और पठन वैकल्य में क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत व्यक्ति या विद्यार्थी को शब्द या अक्षर पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। और भाषा वैकल्य में इसके अंतर्गत भाषा का उच्चारण करने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो नॉर्मली इसे समझ में आ ही रहा है। और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिसे दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें,
इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें और विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें और उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए शिक्षक को आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़ें। विद्यार्थी ब्रेल लिपि की सहायता से अवगत कराएं और विषय वस्तु को पढ़ने के लिए कुछ उचित प्रावधान करें। ठीक है, तो अपनी अपनी देखिए शिक्षक जितने भी हैं अपने अपने ढंग से पढ़ाने की अच्छी कोशिश करते हैं और जब खुद मेहनत करेंगे तो खुद ही उनके लिए रास्ता बनता चला आता है कि कैसे हाँ बच्चों को पढ़ाएं, कैसे समझ में आ रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक तो आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। और क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल से समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो इस पर दिया गया उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना और उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। और थर्ड में दिया गया पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना। और लास्ट में दिया गया उन संप्रदायों को पढ़ाने जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो उसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए शिक्षकों उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक हैं से बचाना चाहिए। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। पहला ऑप्शन दिया गया है ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकास, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं और स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। और थर्ड में दिया गया है पठन वैकल्प से जटिल से गणना पर आधारित प्रश्न दें और वाक्यवादिता मूल्यांकन के केवल से मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से और इसके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा गया है। स्वालीनता का मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन वैसे सही है और इस पर दिया गया स्वालीनता का मतलब हो जाएगा जितना हो सके एक ही दिनचर्या। और पठन वैकल्य अक्षर / शब्द पढ़ते समय कठिनाई और वाक्यवादिता बोलने में समस्या ग्रसित होना और ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास, इसके अंतर्गत ध्यान जल्दी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। तो ये हो गया हमारा CDP का। अब देखिए हम लोग कितना क्वेश्चंस कर चुके हैं, 1 से लेके 20 तक की हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं CDP का। और फिर इसके बाद जो 21 से लेके 30 तक की क्वेश्चंस है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर हम लोग इसको देखेंगे EVS के क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर इसके बाद जल्द ही, अब ये ख़त्म होगा तो जल्द ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक एक टॉपिक उठा के। और सबसे पहले तो हम जो बुक्स पढ़ाएंगे तो उसके पहले हम आपको चैप्टर दिखा देंगे कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं और कितना चैप्टर आएगा और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।